बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका डर था, क्योंकि पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर अब पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से मोदी सरकार आपे से बाहर दिखाई दे रही है। और हमेशा की तरह जो गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा रहता है, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उकसा रहा है, वो बार बार ये शय दिला रहा है मोदी सरकार को कि पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा अटैक किया जाए। इस वजह से, क्योंकि उनकी अपनी नाअहली की वजह से उनके 27 से 28 सयाह मारे गए। और ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि 27 से 28 सयाह मारे भी गए हैं या नहीं, क्योंकि उनकी लाशें, उनकी फैमिलीज को अभी तक सामने नहीं लाया गया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो भारत की जानिब से किया जा रहा है, इंतहा पसंदी की इंतहा है। हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ, जो भारत हुकूमत है, उन्होंने सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया है। और ये एक तरफा क्या सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना ठीक होगा? उसके बाद जी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें अटारी बॉर्डर को बंद करने का कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाएं, और उसके लिए भी अटारी जो बॉर्डर है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इंतहाई इक़दाम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जिम्मेदारी का और दूरअंदेशी का मुजाहरा किया जा रहा है। क्या डेवलपमेंट हुई है, इस पर तफसील से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप 5 स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिंतास मुआहिदा जो भारत की जानिब से ख़त्म करने का ऐलान किया गया है, इसके क्या नताइज होंगे। और भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला सामने आया है, इस पर भी होगी तफसील से बात। फिर बात करेंगे PSL सीजन 10 की। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ालमी आज लाहौर स्टेडियम में मदे मुकाबल होंगे, यानी कि अब PSL की रौनकें लाहौर आ चुकी हैं। लाहौर वालों, तैयार हो जाओ। और यकीनी तौर पे लाहौरियों का साथ तो लाहौर कलंदर्स के साथ है ही, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगी वही टीम जीतेगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे स्टूडियो RMS ऐसा इदारा जो मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए फ़न के ज़रिए कोशा नज़र आता है। किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं इस इदारे में, किस तरह से स्टूडियो RMS काम कर रहा है, इस पर भी तफसील से होगी बात। और आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि 80% अफराद हार्ट अटैक की अलामात से नावाकिफ़ हैं। हार्ट अटैक से ख़ुद को कैसे महफूज रखा जाए, क्योंकि शुरू के चंद जो मिनट होते हैं जिस वक्त किसी मरीज़ को, पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, वो बहुत क्रूशल होते हैं। अगर उस वक्त इकदाम कर लिए जाएं तो बहुत सी कीमती जानों को बचाया जा सकता है। तो वो क्या क्या इकदाम हो सकते हैं जिससे हार्ट अटैक के फौरी बाद अमल दरामद किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कलर थेरेपी, रंगों से जहनी सुकून और सेहत में बेहतरी। कौन से रंग खुशी का एहसास बढ़ाते हैं, इस पर भी होगी तफसील से बात। और सबसे पहले हम अपने टॉपिक की जाने वापस आ जाते हैं। भारत अपनी हरधर्मी पर कायम है। भारत ने पाकिस्तान से इंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का फैसला किया है। और यही नहीं, वहाँ से पाकिस्तानियों को भारत के अंदर से निकल जाने का इंदिया भी दे दिया है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं? पहलगाम का जो वाक़या पेश आया, उसमें पाकिस्तान मुलव्वस ना होने के बावजूद पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाना, और फिर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम रखते हुए पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात टोटली ख़त्म कर दिया जाना, क्या? और ये शाल, ये बहुत से सवालात उठते हैं कि 400 किलोमीटर अंदर वाक़ है पहलगाम, लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो ये कैसी हरकत है कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर, इतनी सख्ती के अंदर, किस तरह से पाकिस्तान से दहशतगर्द 400 किलोमीटर का फासला तय करके एक सियाहती मकाम पे पहुंचते हैं, जहां पे भारत के टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं, और वहां पे सिक्योरिटी के पहले ही कड़े इंतजाम होते हैं। और ये पहलगाम में पहला वाक़या नाज़रीन नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं। और वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जी जो दहशतगर्द थे वो ID कार्ड देख रहे थे, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। ये मालूमात भी गलत हैं। और फिर अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्द पहलगाम में पहुंचे हैं, तो कार्रवाई के बाद वो कहां पे डिसअपेयर हो गए, कहां पे गायब हो गए, तो बहुत से सवाल आते हैं। रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले हम वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसील से बात करेंगे। कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान नाज़रीन बढ़ती जा रही है। क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है ये जो इस वक्त भारत की तरफ से दरअंदाजी है? इसी पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब, दिफाई तज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपको वेलकम कहेंगे। ये पहली बार तो नहीं हुआ, चाहे वो पठानकोट का वाक़या, उड़ी हमला हो, या फिर ये जो पहलगाम है, यहाँ पे पुलवामा वाक़या हो, हमेशा बगैर सोचे समझे चंद ही लम्हों के बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। इस बार भी वही हुआ। भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो तो ये उसकी रिवायत है, लेकिन ये कहा जाए कि उनके प्रेशर की वजह से मोदी सरकार ये इंतहाई इक़दाम उठा रही है। 48 घंटों में पाकिस्तानियों को छोड़ने के लिए कह दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, सिंतास मुआहिदा
खुद साख्ता तौर पे, क्या ये सही रद्द-ए-अमल है? ऐसा ही होना चाहिए किसी ज़िम्मेदार मुल्क को? जी, ज़ाहिर है बिल्कुल किसी भी मुल्क को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और पहले क्योंकि आपने सही कहा, गोदी मीडिया पहले मीडिया मोदी साहब के कंट्रोल में आता है और फिर बाद में होता ही है कि मोदी साहब उस मीडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि जो वो एक हाइप क्रिएट कर देता है तो मोदी साहब उस वेव पे फिर राइड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक आपने मिसाल दी कि ये पहले भी हो चुका है। ये इवन 94-95 के अंदर कुछ जो फ़ॉरेन टूरिस्ट गायब हो गए थे कश्मीर से, फिर बाद में उनको मार दिया गया, तो उस पर एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट ने किताब लिखी जिसका नाम मीडोज़ था इसी इलाके से, और उसने भी ये उस किताब में प्रूव किया कि ये बेसिकली स्टेज था, इंडियन इंटेलिजेंस ने ये स्टेज किया। तो ये वहाँ से पुलवामा भी देख लें और फिर बाकी भी वाक़यात, तो ये सारा कुछ स्टेज करते हैं। और फिर स्टेज करने के साथ ही इन्होंने, क्योंकि बेसिकली इनकी जो प्ले बुक है वो पहले से तैयार होती है, जिसमें मकसद ये होता है कि पाकिस्तान पे जो भी वाक़या होगा उस पर फ़ौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना है, फिर इंटरनेशनल जो ओपिनियन है उसको बिल्ड करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और फिर जो अपने मकासद हैं वो हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाक़े के भी साथ आप देखें तो पहला मकसद जो इन्होंने हासिल किया वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर, जिसका पहले बहाना ढूंढ रहे थे। अब क्योंकि उन्होंने वो उन बहुत हमारे जो दरिया हैं उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं जिनको उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहा, लेकिन उनके अंदर स्टोरेज भी है, उनके अंदर कैनाल्स भी हैं, उनके अंदर टनल्स भी हैं। तो अब वो बनाने के बाद अब उनको सूट ये करता है कि वो मतलब इस मुआहदे को खत्म करें और पानी को रोक सकें, और उसके लिए उन्होंने ये जवाब बनाया जो कि पहलगाम का वाकया उन्होंने इसके साथ जोड़ा है। कर्नल साहब, हमारे साथ ही डॉक्टर मलिक नदीम आबिद साहब भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। वेलकम टू शो कहेंगे आबिद साहब आपको। क्या कहते हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर, जिस तरह से कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि ये एक अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए, सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश की गई है और पहलगाम का वाकया जो है इसके साथ जोड़ा गया है। आप क्या समझते हैं वहाँ पर लोगों का वाकई में जिस तरह से दहशत गर्दी अगर भारत की जानिब से भी की गई है, या जिस तरह से वो इस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान की दखलंदाजी के बायस या पाकिस्तान की दहशतगर्द वहां पर मौजूद थे जिनकी जानिब से ये किया गया, क्या समझते हैं इसके पीछे कोई सच्चाई अब तक अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए नजर आती है? क्योंकि ना तो डेड बॉडीज सामने लाई जा रही हैं, ना उन लोगों के लवाहिकीन को, फैमिली को सामने लाया जा रहा है, और उसके बाद फिर अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें वहां पर क्या इस तरह का वाकया पेश आ सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी बिहाइंड कैमरा टीम और आपकी ऑडियंस को सलाम पेश करता हूं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कहूंगा कि अगर इस तरह का कोई भी वाकया हुआ है और कोई भी जान गई है इनोसेंट सिविलियंस की, तो एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर मैं खुद जाती तौर पे उसको कंडेम करूंगा। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि पहले तो उसकी कोई एविडेंस दीजिए, डेड बॉडीज दीजिए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी भी हमसाया मुल्क पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाना, ये इट्स नॉट डिप्लोमेटिकली राइट, ये इंटरनेशनल नॉर्म के भी खिलाफ वर्जी है कि आप इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, और वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन और कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन मैं आपको एक और थोड़ा सा डिफरेंट एक एंगल आपको बताऊंगा जो मैं बड़ा स्ट्रांगली इस पे बिलीव करता हूं कि इंडिया को कंडेम ना कीजिए। हमारे पास माशाल्लाह कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं, इनके और लीडर्स भी हैं, पाकिस्तान की हुकूमत भी है। इंडिया इज डूइंग व्हाट इज इन देयर इंटरेस्ट। क्या पाकिस्तान इज डूइंग व्हाट इज इन पाकिस्तान इंटरेस्ट? नेवर। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा, जब भी कभी पाकिस्तान के पास एविडेंस भी उनके पास आई, तो पाकिस्तान ये आप बात ठीक कर रहे हैं मलिक साहब कि जाफिर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, पाकिस्तान को पता था कि इंडिया ने करवाया, फिर भी उसको उस तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं किया गया, होना चाहिए था। लेकिन मैं एक और भी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की वायलेशन हो रही है मुसलसल कई सालों से, लगभग 7 दहाइयों से, तो हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। लेकिन अब भारत की तरफ से इजराइल का मॉडल अपनाया जा रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है वही सब कुछ भारत करने की कोशिश कर रहा है, और बजाय इसके कि वो माज़त ख़्वाहाना रवैया अपनाता, पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, मुआहदे ख़त्म किए जा रहे हैं, सिंतास मुआहदा ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या इस तरह के ओछे हथकंडों से वो वायलेशंस छुपाई जा सकेंगी? जुनैद, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में जो एक और छुपा हुआ क्वेश्चन है, मैं उसको भी आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए बयान करता चलूं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है या सिंतास मुआहिदा है, इसको इंडिया वन साइडेड
या यूनिलैटरली इसको कैंसिल नहीं कर सकता। ये मुआहिदा इज गारंटीड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये इसकी क्लॉज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर कभी भी दोनों में से किसी एक मुल्क को इस मुआहिदे के किसी शिक की वायलेशन के खिलाफ कोई अपील करनी होगी या कोई सेटलमेंट करवानी होगी, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें जाके कंप्लेन करेंगे। इंडिया भी आज तक नहीं गया, तब इंडिया तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज पानी तो वहां से आता है। और पाकिस्तान ने बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान ने भी कोर्ट ऑफ ये फॉरम इस्तेमाल नहीं किया। कंप्लेन नहीं दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं आप। पाकिस्तान को हमेशा से जब पाकिस्तान इंडिया में पानी ज्यादा होता है तो छोड़ दिया जाता है, तब भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, और जब पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाता है तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, और जब पाकिस्तान के पास सबूत भी मौजूद थे तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। यही सारी सूरत हाल के ऊपर जिस तरह से कह भी रहे हैं मलिक आबिद साहब के, इस सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान को भी अपना कुछ चांस देना चाहिए। पाकिस्तान क्या इस वक्त का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह से इसको लीड करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बड़े मौके आए हैं। जिस तरह से हमने ट्रेन की बात की, जाफर एक्सप्रेस की बात की, उसके बाद हमने पुलवामा की बात की। इस तरह के हमले, इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं भारत की जानिब से। हमारे पास प्रूफ मौजूद होने के बावजूद हम लोग अपने दिखाते हैं कि जी हम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी जो है वो जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान अमन पसंद कौम है, और हम लोग जो है वो उसके ऊपर बजाय इसके कि दुनिया को दिखाएं कि भारत का असल चेहरा क्या है, हम खामोश हो जाते हैं। इस बार पाकिस्तान का ट्रांस क्या होना चाहिए, पाकिस्तान क्या करेगा? जी बिल्कुल ठीक है जी, जैसे डॉक्टर आबिद साहब कह रहे थे, देखिए हमें बहुत सारे मौके मिले और हमने उनको उस तरह से जो इंफॉर्मेशन साइकिल के अंदर उस तरह से कैश नहीं किया। और जहाँ तक बात है ये इंडस वाटर ट्रीटी की, तो एक्चुअली द डेवल इज़ इन इट्स एनेक्सेस। उसके एनेक्सेस जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है और इंडिया उन्हीं के साथ प्ले करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनेक्स सी के अंदर वो एग्रीकल्चर वाटर की बात की गई है, एनेक्स डी के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, एनेक्स जी के अंदर आर्बिट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की गई है। तो वो हमेशा उन्हीं एनेक्स के थ्रू वो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में, और हमारी तरफ से ज़ाहिर है उसको कंटेस्ट किया जाता है, लेकिन आई डोंट नो समहाउ और दी अदर वो जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आज कर्नल साहब कौमी सलामती की मीटिंग वज़ीर आज़म ने कॉल की है, सिविल अस्करी क़यादत इसमें मौजूद होगी। आइडियली एक अभी तक इब्तदाई रद्द-ए-अमल तो आ चुका, ये जो कल हुआ है, जो इंतहा भारत की तरफ से दिखाई जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, इसका जवाब अब क्या आना चाहिए? जी देखें, मैं कल एक 5:30-6 बजे के करीब एक चैनल पे था, तो वहाँ पे मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये लाइकली इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ख्याल में इन माई रीडिंग ये वो रिवोक भी कर सकते हैं इस ट्रीटी को। सो इसका मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है पॉलिटिकल और मिलिट्री, उनको उन सारे ऑप्शंस का बिल्कुल अदराक है कि वो क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। वो ऑप्शंस काइनेटिक भी हो सकते हैं। एक जो ऑप्शन उन्होंने लेना था इन टर्म्स ऑफ वाटर एग्रेशन, वो तो उन्होंने ले लिया। इसके बाद अगर वो कोई ऑप्शन लेते हैं और कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिस्पांस के लिए क्या हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि भारत की जानिब से कोई सख्त रिएक्शन आएगा या पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का अटैक सामने आएगा तो ही हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं पहलगाम वाला जो वाक़या है उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पहले से ही एक ग्राउंड बना ली है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की या पाकिस्तान को सख्त कोई भी इस तरह की हरकत करने की। तो जो अगर उनके पास पॉइंट मौजूद है, और वो तो इस वक्त खेल रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर जी, पहलगाम के अंदर 27 लोग मारे जा चुके हैं, सयाह मारे जा चुके हैं, पाकिस्तान की जानिब से तकरीबकारियां हो रही हैं, और जिसकी बिना पर उन्होंने ये तमाम भी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वो सिंतास मुआहिदा खत्म होना हो या फिर बॉर्डर बंद किया जाना हो, वहां से लोगों को निकालने की कार्रवाइयां हो, वीज़ा कैंसिल करना हो, ये तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी अगर अभी भी कोई एक्शन पाकिस्तान की जानिब से ना लिया गया तो आप नहीं समझते कि भारत को मौका मिल जाएगा खुल के खेलने का? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। जो एक्शन हमने लेना है अब, जिसके लिए आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है, वो तो हमने जो की उनकी जो सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग थी उसके जवाब में जो हमने एक्शन लेना है वो डिसाइड होगा। दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। और जहाँ तक बात है कि अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो देखें, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हम प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते। हम प्रीएम्प्ट करके खुदा न खास्ता कोई एक्शन, मिलिट्री एक्शन तो इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई एक्शन ऐसा लिया, मिस एडवेंचर किया, तो उसका जो है कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड रिस्पांस ज़रूर दिया जाएगा, और हम एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट वही करेंगे। पहले तो हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स वो कल भी बता चुके हैं कि जी पाकिस्तान इसको इन्वेस्टिगेट करने की तैयार है,
पाकिस्तान ने इसको कंडेम भी किया है इस वाक़े को। साहब उसके लिए सबूत भी तो चाहिए ना, जो कि देने से इनकारी है, वन साइडेड कहानी सुनाई जा रही है और ख़ुद ही मजलूम बन के खुद ही एक तरफा फैसले भी किए जा रहे हैं, हालांकि और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं सिंतास मुआहदे के। मलिक साहब, आपके ख्याल में ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ये जो ड्रामा रचाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, अमरीकी नायब सदर का वहाँ पर होना, क्या इसको ये भी समझा जाए कि अमेरिका के आशीर्वाद भी हासिल है उन्हें, या फिर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनन आपके ऑडियंस को ये भी मालूम होना चाहिए कि जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, उनकी बीवी भी इंडियन है। जी बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उठाने के चक्कर में है। लेकिन मुझे क्वेश्चन मेरा ये है, दो क्वेश्चन है बेसिकली आपके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि पहली बात तो ये कि आपके पास इतना बड़ा एक एविडेंस मौजूद था बहुत अरसे से, कुलभूषण यादव किधर है? क्यों नहीं उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया गया? क्यों उसको जो है छुपा के रखा गया आज तक? क्यों ये एविडेंस जो है इंटरनेशनली और इंटरनेशनल मीडिया के सामने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेश नहीं की गई? कितनी दोस्तियों की आप बात करते हैं, किस दोस्ती के नाम पे आपने ये छुपा के रखा है? और दूसरा क्वेश्चन आपके थ्रू ये है कि जो अभी कर्नल साहब ने भी बताया, आपने भी जिक्र किया कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी कौम की नेशनल लीडरशिप को मुत्तहिद होकर जवाब देने का। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 80% जो मुल्क है उसकी कौम का रिप्रेजेंटेटिव को आपने जेल में रखा हुआ है, आप जब तक उसको बुला के टेबल पे नहीं बिठाएंगे, आप ये भी बड़ा आम सवाल है, लेकिन नहीं कह सकते। लेकिन इसका मलिक साहब अनफॉर्चुनेटली लगता है हमें जवाब शायद ना मिल पाए। लेकिन पहला सवाल तो कर्नल साहब के सामने रखते हैं। कर्नल साहब, ये जो कुलभूषण यादव है, ये इतने अरसे से कहाँ पर है? इस तरह के मौक़ों पर भी अगर हम असल चेहरा भारत का नहीं दिखाएंगे और बताएंगे नहीं कि किस तरह से रेड हैंडेड उस शख्स को पकड़ा गया था, हाजिर सर्विस उनके आर्मी के ऑफिसर को, तो फिर कब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी? जी बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें आई थिंक ये टाइम आ गया है कि जी हमें भी इसी तरह के डोजियर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम और फोरा पे देने चाहिए, और हमें जो उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, खाली यादव नहीं बल्कि बहुत सारे अब तो प्रूफ हैं BLA के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर, KP और अभी हालिया एक्सप्रेस का वाकया। जी, तो ये सारे प्रूफ आई थिंक इसका एक डोजियर बना के, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो एक जिस तरह से इंडिया एक नैरेटिविटी का आर्क क्रिएट करता है और फिर उस आर्क पे राइड करता है, आई थिंक हमें भी वो क्रिएट करना चाहिए। हम एक ख़बर तो आ जाती है, उसके बाद उसका एक छोटा सा बयानिया भी आ जाता है, लेकिन हम उसको फॉलो थ्रू नहीं करते। और आप उनका सिस्टम देखिए तो वो एक पहले एक कहानी क्रिएट करते हैं, उसकी एक प्ले बुक बनाते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर उसको इतना मसलिहत का आ जाए कर्नल साहब, या फिर ये कमज़ोर खारजा पॉलिसी है? क्योंकि इसका अल्टीमेटली नुकसान तो हमें ही हो रहा है और इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से। और फिर हम इसको नाम देते हैं खैर सगाली का। आपको याद होगा जब हमने हमारे ऊपर हमला हुआ पुलवामा वाक़े की मैं कोट कर रही हूँ, जब हमने एयरफोर्स का जवान जो है उनका वापस भेजा था, तो हमने खैर सगाली का जज्बा दिखाया था। क्या ये खैर सगाली का जज्बा दिखाना बेहतर था, या फिर उसको यहाँ पर रख के इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी था कि इसके पीछे क्या मकासद छुपे थे, किस लिए इस तरह से रात के अंधेरे में हमला किया जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर? जी मैं समझता हूँ ये हमारी फॉरेन ऑफिस का तो बिल्कुल फेलियर नहीं है, क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस भी ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये आई थिंक ये दिस इज़ वी आर कैप्टिव ऑफ आवर गुडनेस, जो हमारा सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी और एक चीज़ को, हम डायबॉलिक नहीं हैं नेचर वाइज इंडियंस, लेकिन हम उसका नुकसान उठा रहे हैं। हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता है। इसीलिए शायद आज वो दिन है कि हमें ये फैसले करने होंगे थ्रू हमारी नेशनल लीडरशिप कि अब हमने अपना एटीट्यूड जो है वो इंडिया के साथ चेंज करना है, बिकॉज वी हैव हैड इनफ ऑफ इंडिया। हमें हर 2 साल के बाद कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। एक अच्छा कर्नल साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर नवीद इलाही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब ये सारी सूरत हाल आपके सामने होगी, यकीनन आप भी सुन रहे होंगे, रात से खबरों में गर्दिश जो कर रही हैं चीज़ें, भारत की जानिब से जिस तरह की तकरीबकारियाँ की जा रही हैं, इस सब को क्या देखते हैं? किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को की वायलेशन की जा रही है? क्या आप समझते हैं सिंतास मुआहिदा इस तरह से ख़त्म किया जाना, एक वाक़े को बहाना बनाकर या जिस तरह से वहाँ से लोगों को निकाला जाना, ये तमाम तर तरीक़ाकार दुरुस्त है? और भारत के ऊपर इस वक्त क्या समझ रहे हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो वाकया हुआ है उसका अगर आप जायजा लें और जो उसके बाद इकदाम उठाए हैं इंडिया ने उसको देखें तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड सारा एक ड्रामा था। आप ये देखिए कि 7 लाख फौज मौजूद है
वहाँ पे इंडियन आर्मी मौजूद है मकबूजा कश्मीर में, इंडियन हेड कश्मीर में, और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उसके अलावा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 24-25 लोगों को वहाँ पे आके दहशतगर्द मार गए। दूसरी बात आप ये देखिए, जो उन्होंने इकदाम किए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को के रिवोक करेंगे या कैंसिल करेंगे, जो कि यूनिलैटरली नहीं कर सकते वो तो ऑलरेडी अगस्त 2024 में हमें उन्होंने नोटिस दिया हुआ था कि जनाब इसको चेंज करें या ये, यानी उनका प्लान था कि इसको किसी तरह ख़त्म किया जाए। तो इस ड्रामे में उन्होंने हिस्सा बना लिया फ़ायदा उठाने के लिए जी। इसी तरह आप ये देखें कि जो आपका बॉर्डर बंद किया है, अटारी वाघा बॉर्डर जो बंद किया है जी, वो उनको सिर्फ खालिस्तान की तकलीफ है। ये तकलीफ है कि सिख यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, उनको इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, तो वो अच्छा पैगाम लेके जाते हैं। उसको उन्होंने बंद करने की कोशिश की। जो बाकी इकदाम हैं पाकिस्तान को एम्बेरस करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, आपने देखिए कि बिल्कुल अभी वाक़या हुआ है तो नी जर्क रिएक्शन में, और मोदी साहब का एकदम अपना दौरा छोड़ के वापस आना भी ड्रामे का हिस्सा ही था। तो डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि अपनी नाअहली, उनकी अपनी फोर्सेस की नाअहली और वो इरादे, वो जिस तरह से आप अटारी बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सिख यात्रियों के आने जाने का मामला, पानी का मामला, सिंतास मुआहिदा, वो पहले ही चाहते थे खटाई में पड़ जाए, तो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ओवर रिएक्ट किया है मोदी सरकार ने, ये कहना गलत तो नहीं होगा? नहीं, मैं तो इससे एक स्टेप आगे जा रहा हूँ कि अगर 24 बंदे बनवा के खुद मार के अगर उसका बहुत बड़े फायदे उठा लिए जाएं, तो उसमें ये इस तरह की शरारतें, आप मोदी साहब उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सारे हॉकिश हैं, जैसे अजीत डोवल, और जो यहाँ पे ओपनली कहते रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में कार्रवाई करेंगे, हमने ईस्ट पाकिस्तान में कार्रवाई की थी, तो हमें तो किसी सबूत की जरूरत भी नहीं है उनके खिलाफ। और इससे पहले डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो भारत काफी वक्त से ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, और जब ये इवन प्लेयर्स भेजने का मौका था, नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी थी, तब भी हमने देखा कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर महफूज नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जाती रही है, गो कि पाकिस्तान के अंदर खुद इस तरह की कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से की जाती हैं। ये वाला वाक़या भी आप अगर इस तरफ निशानदही कर रहे हैं, मैं गलत नहीं हूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया, ना तो वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, और अगर हुई भी है तो भारत की जानिब से खुद ही की गई है। लेकिन फवायद कौन कौन से हासिल किए जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी नायब वज़ीर आज़म वहां पर मौजूद होना, उनकी अहलिया समेत, फिर उनकी पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं कि मोदी साहब के साथ उनकी मुलाकात और वहां पर अहले खाना के साथ जो तस्वीर आ रही हैं, क्या क्या फवायद हो सकते हैं जो भारत को अब ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करने से हासिल हो सकते हैं? देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि फवायद जो 4-5 चीज़ें उन्होंने पहले तय की हुई थी, जैसे वाटर ट्रीटी का फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान को तो उन्होंने मिलाइन करने की कोशिश की ही ताकि आइसोलेट हो जाए, और ये वाघा बॉर्डर बंद करके हमारा उसका भी फ़ायदा उठाया कि खालिस्तानी जो लोग आते हैं, खालिस्तान का नारा लगाने वाले या सिख, उनका यहाँ रास्ता बंद किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली मिलाइन किया जाए, अमेरिका की नज़रों में मिलाइन किया जाए कि ये एग्रेसिव हैं। ये उनका ड्रामा यहाँ भी उन्होंने किया है, और ये हर मौके पे इस तरह का वो ड्रामा करते हैं। इट वाज अ बिगर ड्रामा। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जी? पाकिस्तान को अब क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए पाकिस्तान? जी, देखिए, पाकिस्तान तो बड़ा लाउड एंड क्लियर होना चाहिए दोनों पहलू पे। पहले तो आप ये देखिए, बगैर सबूत के इल्जाम लगाने, हमें अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो है बड़ी तेज करनी चाहिए, और उन्हें बताएं। देखिए, अभी भी महीना पहले हमने इनका जासूस पकड़ा है बलूचिस्तान में ही, जिसको अभी वह रिवील करेंगे थोड़े अरसे में, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। हम कई दफ़ा स्लो हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बात जहाँ पे हम तैयार हैं, अगर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, जैसे इंडिया मीडिया बहुत क्रिएट कर रहा है हाइप के हम मिलिट्री एक्शन करें, तो पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन का जवाब उसी तरह देगा और उसके लिए तैयार है, और इसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर नवीद जलाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास वक्त की कमी है। जाते जाते कलर साहब क्या कहेंगे, आने वाले दिनों में इसको अगर मजीद एस्केलेट किया जाता है भारत की तरफ से, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? जी देखिए, मैं तो एक डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा मैं करूँगा जी, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो उनकी कन्फेशन मौजूद है, और वो बिल्कुल ठीक, अजीत डोवल खुद कन्फेस कर चुका है, पब्लिक कन्फेशन मौजूद है, हमें तो किसी और एविडेंस की जरूरत बिल्कुल सही है जी। जहाँ तक बात है जी, इंडिया इस दफ़ा ये चाहता है, या उनका जो पॉलिसी मेकर्स की जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो ये हैं कि हम एस्केलेट करेंगे, और हम एस्केलेशन डोमिनेंस
जो है वो भी बरकरार रखेंगे। एस्केलेशन डोमिनेंस मीन्स कि अगर हम कुछ करते हैं उसका जवाब पाकिस्तान देता है तो हम उससे बड़ा एक्शन करेंगे जी। तो ये ब्रिंक्समैनशिप है, क्योंकि दोनों जब न्यूक्लियर पावर हों, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत क्लियर अल्फाज में बता दिया है कि अगर आप कुछ मिस एडवेंचर करेंगे तो उससे ज़्यादा क्वान्टिफाइड, कैलकुलेटेड और अप्रोप्रिएट रिस्पांस दिया जाएगा। सो आई थिंक आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का दिन पॉलिसी को डिफ़ाइन करने का भी है, पॉलिसी को स्टीयर करने का भी है विज़ावी इंडिया, और उसके ऊपर जो है वो आई थिंक वंस फॉर ऑल कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने का दिन। बिल्कुल, आज डिसीजन लेने का दिन भी है। हमारे साथ ही मलिक आबिद साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? अब पाकिस्तान, क्योंकि आज डिसीजन का दिन है, आज फैसला होगा कि भारत पहले कोई एक्शन लेता है या पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेप उठाया जाता है। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए इशाल, मैं तो बड़ा क्लियरली बात कहूंगा कि ना भारत एक्शन लेगा, ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। भारत भी एक्शन कोई किसी किस्म का नहीं लेगा। और मैं ये भी बात बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू पीस। हमसायों को अपने तमाम मसाइल को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए और पाकिस्तान का स्टैंड हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। और इसी तरह भारत भी, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। पाकिस्तान को कल सुबह सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करना चाहिए इमरजेंसी में, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल की वाहिद और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। और ये 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल का इस पे फौरी इजलास होना चाहिए। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त बहुत ही एक्सपीरियंस माशाल्लाह एम्बेसडर साहब आसिम साहब मौजूद हैं, और उनको फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला के वहां भी ये चीज डिस्कस करनी चाहिए। और वहीं पे ये कुलभूषण यादव का भी और दूसरे जितने ये जासूस और जितने ये टेररिस्ट पकड़े हैं इंडिया के, उनका फौरी तौर पे कल ही फौरी तौर पे और भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान जो है वो अब अकेला खड़ा ना हो इस जंग के अंदर। पाकिस्तान को चाहिए कि अब भारत का चेहरा अच्छी तरह से बेनकाब किया जा सके ताकि इस तमाम तर सूरत हाल का कोई हल निकाला जा सके। हमारे साथ मलिक नदीम आबिद साहब मौजूद थे, नवीद इलाही साहब और कर्नल साहब आपका भी। और हमारी जो दानिशमंदी है, दूरअंदेशी है, या हमारी अमन की जो ख्वाहिश है, अगर इसे दुश्मन ने या भारत ने हमारी कमज़ोरी समझने की कोशिश की तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। और अभिनंदन को मुंह की खाना पड़ रही थी, चाय पी के उसने यही कहा था कि इट इज़ फैंटास्टिक, लेकिन बहरहाल वहाँ पे जाके उसके बयान बदल गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस बार हम ये नहीं बताने का मौका देंगे कि इट इज़ फैंटास्टिक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए HBL PSL 10 की, और भरपूर तरीके से मैचेस जारी थे। और पिंडी के बाद फिर कराची के बाद फिर मुल्तान, और मुल्तान के बाद फाइनली ये मेला लाहौर आ चुका है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान को 7 विकेटों से कल के मैच में शिकस्त देकर 5वीं फतह भी हासिल कर चुका है। आज के मैच पे बात करने से पहले हम कल के मैच की बात करते हैं। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद आपको। अहमद, क्या देखते हैं किस तरह से 5वीं बार हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह पे फतह, नाकाबिले शिकस्त हो गए हैं। और जिस तरह से मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस रही है, रिजवान की उसके अंदर परफॉर्मेंस रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये ट्रॉफी ले उड़ेगा? वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि आप 5 के 5 मैचेस जीत जाएं, वो भी डिफरेंट वेन्यूज पे, इट्स अ बिग थिंग। और इसकी वजह बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैनेजमेंट, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बना रही होती है ड्राफ्टिंग में या उससे पहले अपना होमवर्क कर रही होती है, तो वो ना सिर्फ T20 के डायनामिक्स को सामने रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं, बल्कि इस बार उनको अंदाजा था कि वैसे तो जो PSL है वो जनवरी-फेब में होती है, इस बार PSL क्योंकि अप्रैल में हो रही है तो वेदर कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी। तो जब वेदर कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो ऑब्वियसली पिच का बिहेवियर या ओवरऑल जो खेलने की कंडीशंस हैं उन पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो उन्होंने बिल्कुल हर चीज को कैलकुलेटेड रखते हुए अपनी सिलेक्शन को किया है, वेदर कंडीशंस को भी सामने रखते हुए आज काफी वर्कआउट की है। मुल्तान सुल्तान
अच्छा, हमारे पास वक्त की कमी है अहमद भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, ये खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट दोनों का इसको क्रेडिट जाता है जो अब तक नाकाबिले शिकस्त है इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? लाहौर एक तो ये महिला आ रहा है और फिर कोयटा और लाहौर में से किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? पेशावर और लाहौर में से किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखें, दिली ख्वाहिश तो मेरी ये है कि पेशावर जीते बाबर की वजह से, लेकिन जिस तरह से पेशावर की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से लाहौर की परफॉर्मेंस रही है, लग नहीं रहा कि पेशावर इजीली जीतेगा। लाहौर को नो डाउट होम कंडीशंस का तो एडवांटेज है, फिर होम क्राउड भी होगा और लाहौर में बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, तो आई थिंक कि लाहौर का पलड़ा भारी है। अब ये डिपेंड करता है कि लाहौर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं। तो अहमद, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड स्कोर बोर्ड के ऊपर भी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी पहली पोजीशन पर बरकरार है, दूसरी पोजीशन पर लाहौर जो है वो बरकरार है, फिर कराची है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी दो टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में जाने वाली हैं? क्योंकि वैसे तो इस्लामाबाद इस वक्त मजबूत उम्मीदवार है ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन सेमीफाइनल तक कौन सी दो टीमें रिसाई हासिल करेंगी इस्लामाबाद के बाद दूसरी? लेकिन प्लेऑफ्स में तो 4 टीम जाएंगी जो फाइनल की, आई गेस आप पूछना चाह रही हैं, तो उसमें इस्लामाबाद का तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस्लामाबाद जा रही है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि क्वेटा के काफी चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि क्वेटा के अभी अगर हम देखें तो पॉइंट्स टेबल पे शायद हमें उतनी मजबूत नजर ना आ रही हो कि हम कह सकें कि फाइनल खेलेगी। उनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, उनके तमाम बॉक्सेस तो आने वाले कुछ मैचेस में ये पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन आज का मैच भी बहुत अहम है और करते हैं तमाशाइयों की बड़ी तादाद पहुंचेगी स्टेडियम में मैच देखने के लिए। अहमद, आज टाइम बहुत कम था, इसके लिए हम आपसे कल इंशाल्लाह मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वेलकम बैक और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सब खैरियत से गुजर रही होगी। दिल के मामलात नाज़रीन जो होते हैं बड़े हसास होते हैं और मैं दूसरे दिल के मामलात की बात नहीं कर रहा, दिल की बीमारियों की बात कर रहा हूँ। और अमूमी तौर पे होता ऐसे है कि हार्ट अटैक के जो 50% शिकार अफराद हैं, 1 घंटे तक उन्हें तिबी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो समझते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, कोई स्टमक का इशू है या कोई और, वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक। और वही बड़ा क्रूशल टाइम होता है। अगर उस वक्त आपको तिबी इमदाद मिल जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है और अगर खुदा न खास्ता ना मिले तो आपकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल जी। और लोग इसको क्या समझते हैं कि बदहजमी है, हमारा पेट खराब है, हमें गैस हो रही है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो प्रेशर फील कर रहे होते हैं। हालांकि इसकी अलामात जो हैं वो क्या हैं हम वो भी जानेंगे, ताकि लोग जिनको इस तरह के कोई मसाइल दरपेश आते हैं वो डॉक्टर के पास जिंदगी बचाई जा सके, वो नॉर्मल ले रहे होते हैं, उन लोगों को पता चल सके कि इसकी अलामात क्या और इसका फौरी हल क्या हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद इकबाल मौजूद हैं, माहिर इमराज दिल। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, हम जिस तरह जुनैद ने कहा, हम उन दिल की मामलात की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे दिल के मामलात की बात कर रहे हैं। सडन पेश आते हैं, हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ये बड़ा अचानक से कार्डियो अरेस्ट हो रहा है, कार्डियो अरेस्ट के बाद दिल का बंद हो जाना और अचानक डेथ हो रही है। वो जवान और जो जवान लोग हैं वो ज्यादा उस चीज को शिकार हो रहे हैं, लिफ्ट नहीं कराते, बॉदर नहीं करते और वो क्योंकि जवानी में हार्ट अटैक आ सकता है ये सोचा ही नहीं जा सकता ना, तो हम लोगों को तो तसव्वुर ही नहीं। हम कहते हैं बुढ़ापे में जाके शायद हार्ट अटैक आता है। थोड़ी सी अलामात वजूहात हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, अगर हार्ट अटैक की बात करें तो ये एक एमरजेंसी कैफियत है। इसमें जो खून के अंदर जो बहाव है दिल के अंदर, उसमें खून का बहाव रुक जाता है अचानक से, जिसकी वजह से हार्ट का जो फंक्शन है वो कम्प्रोमाइज़ होता है। इसमें कोई भी अगर देखिए दुनिया भर में से नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, ग्लोबल बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर भी 30 से 40% अफराद ऐसे हैं जो कि अमराज़ कल्ब का शिकार हैं और जो हार्ट अटैक के नाम गुज़श्ता चंद दहाइयों से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसकी जो बुनियादी वजह है उसमें लैक ऑफ, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, डिप्रेशन और बहुत सारे इसके ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नींद का पूरा ना होना, बिल्कुल ऐसे ही। स्ट्रेस भी एक बड़ी वजह हो सकती है इसकी। लोग ये कहते हैं कि प्रेशर में किसी में हार्ट अटैक आता है तो बाद में पता चलता है कि बच्चा बड़ी प्रेशर में था या कोई बड़ा बड़े कोई ऐसा ट्रिगर होता है, जैसे किसी को ऐसी जहनी तनाव का शिकार है, काफ़ी अरसे से मुसलसल रह रहा है, तो ज़ाहिर है वो बॉडी कोप करती रहती है, लेकिन एक खास पॉइंट जब वो बॉडी कोप नहीं कर पाती तो फिर इंसानी जिस्म का इस तरह की पेचीदगियाँ सामने आती हैं। तो अगर जिस वक्त डॉक्टर साहब हार्ट अटैक आता है किसी शख्स को, उसकी अलामात क्या क्या हो सकते हैं? जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, मतली का फील होना, सर में दर्द होना या जबड़े में दर्द होना, क्या इस तरह के सिम्टम्स ही हार्ट अटैक की सूरत में हो सकते हैं और उसमें फिर क्या किया जाए? लेकिन सबसे जो कॉमन होती है इस पर प्रेजेंटेशन होती है आमतौर पर, वो है कि एक जो आपका सीना है इसमें जकड़ महसूस होना, दबाव महसूस होना, बहुत ठंडी पसीने आना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या कम हो जाना, गनूदगी आना, चक्कर आना, मतली आना। और ये जो आमतौर पे दिल की दर्द होती है ये आमतौर पे बाएं बाजू में आती है, जबड़े में जाती है, इस बाजू का सुन होना, ये सारी इसकी अलामत हैं।
जो कि और आमतौर पर जो होते हैं शुगर के अमराज होते हैं उनमें दर्द महसूस नहीं होती, क्योंकि उनमें दर्द महसूस करने की जो हिस्से हैं वो शुगर के पेशेंट हैं उनको दर्द महसूस नहीं होता, नहीं होती उनमें। आमतौर पे जो है वो सांस का फूलना या और तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है। इसकी जो अलामत मुख्तलिफ होंगी, मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे वो इसको खुद से अज्यूम मत करें कि ये पट्टे की दर्द है या अच्छा, लोग CPR देने की कोशिश करते हैं, क्या ये दुरुस्त तरीका है और CPR से क्या रिकवरी हो सकती है थोड़े टाइम के लिए, या सांस बहाल हो सकता है वक्ती तौर पर, दिल की धड़कन जो है वो दोबारा से बहाल हो पाती है? देखिए, इसमें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब में आम आवाम को भी उन्होंने एजुकेट किया, CPR का तरीका बताया, ट्रेनिंग दी हुई है। और वहाँ पे डिफिब्रिलेटर जो होती है मशीनों जो झटका लगाती है वो इवन वहाँ पे पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर भी प्लेस होती है, उनको एजुकेट किया, स्कूलों के अंदर एजुकेट किया। हमारे बच्चे तो यहाँ पे स्कूल सब सिखा रहे हैं, बच्चे मेरे मुझे बता रहे थे CPR किस तरह से करना है। वो एक मेरा बेटा दूसरे को नीचे लिटा के उसको बाकायदा CPR करके मुझे बता रहा है। एक लाइफ सेविंग मैन्यूवर है। अगर कोई पेशेंट खुदा ना खास्ता किसी का दिल अचानक से बंद होता है, वो गिर जाता है, तो उसमें एक ही जो फर्स्ट पहली चीज़ यही है CPR करना आपने, वो इफेक्टिव होता है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एस्प्रीन डिस्प्रीन के बारे में भी कहा जाता है, खून को पतला करती है, और आप बता रहे कि वेन से ब्लॉकेज है जो मेन कॉज बनता है हार्ट अटैक का, तो वो कितनी इफेक्टिव है? और इसके अलावा कौन कौन सी मेडिसिन है जो किसी के पास जो आपके हैंड कैरी है या गाड़ी है या ऑफिस के अंदर आप कैरी रखें, इस सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में कारामद? देखिए, उसमें इमरजेंसी एक छोटा सा बॉक्स होना जिसमें डिस्प्रिन की गोली है, जो कि बहुत ही कॉमन है और हर जगह पे। तो आपके पर्स में भी रख सकते हैं, वॉलेट में भी रख सकते हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ नामों से आती है, लेकिन डिस्प्रिन ऐसी नाम है हर एक को याद है जी। आई थिंक लेमैन को पता है कि डिस्प्रिन की गोली मिलती है। इसके अलावा एक गोली होती है जो क्लोपिडोग्रिल की गोली होती है। तो एक बार फिर से बताएगा डॉक्टर साहब? क्लोपिडोग्रिल। अच्छा, क्लोपिडोग्रिल। अच्छा, ठीक है। ये एक मुख्तलिफ नामों से आती है, मैं कुछ ब्रांड का नेम नहीं ले रहा यहाँ पे। ठीक। तो इसकी 4 गोलियाँ, एक गोली डिस्प्रिन की और एक स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल गोली होती है। ये 5 गोलियों का समझने के एक 6 गोलियों का एक मजमू होता है। इसके इमरजेंसी बॉक्स है। आई थिंक ये घरों के अंदर अगर आपने लंबा ट्रैवल करना है और ये सब एक साथ इस्तेमाल करनी है, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने ये सारी इकट्ठी खानी। अच्छा, हार्ट अटैक की सूरत में जब आपको ये है कि ये अगर 100 में से 23 बंदे बच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन अचानक से तेज करती है, आपका ब्लड पतला करती है, तो आपका ब्लड जब पतला होगा शरीयानों में क्योंकि खून का बहाव रुका हुआ है, हमने खून को पतला करके वो खून को बहाल करना है। अच्छा, शरीयानों का बंद हो जाना बेसिक वजह है, लेकिन इसकी स्टेजेस हैं, हार्ट डिजीज़ की भी स्टेजेस हैं कि हार्ट का शुरू से एक ही दफ़ा में तो नहीं हार्ट अटैक आ जाता, शुरू से उसकी कोई वजूहात बन रही होती हैं। पहली स्टेज क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, और किस पे आप जो है वो आपकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, आप बच सकते हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं, जो जवानों की बात मैंने सबसे पहले की, कार्डियो अरेस्ट की, अगर अचानक से दिल बंद हो जाता है तो उस सूरत में क्या किया जाए? वो तो मौका ही नहीं मिला ना उसको संभलने का, या उसको समझ ही नहीं आई, या क्या उसकी भी पीछे वजूहात चल रही होती हैं, या सडन भी हो सकता है आपको? देखिए, उसमें यही वजह कि अगर कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, अचानक से कोई ना कोई अमामल होते हैं, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, अगर उनको कोई इस तरह की चीज़ चल रही है तो हो सकता है कि वो पेशेंट को डिप्रेशन का इशू हो, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, यंगस्टर्स के तो बहुत कॉमन है जी, टोबैको का यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, वेप और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जो कि ख़तरनाक। एनर्जी ड्रिंक जी, जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं लोग। और अगर कोई उनको मुर्सी बीमारी नहीं है, ख़ानदानी मसला नहीं है, तो फिर ऐसा फैक्टर है जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब, तहकीक तो ये कहती है कि ख़वातीन के अंदर ये रेशो बहुत कम है हार्ट अटैक की। क्या वो दिल पे नहीं लेती चीज़ों को, या साइंस ने किसी नतीजे पे पहुंची कि मर्दों को ही हार्ट अटैक इतने क्यों होते हैं? हम आसपास भी देखते हैं अपने हल्का बात। उसकी कुछ आई थिंक ये एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, और नेचुरली जो ख़वातीन है इनमें बीमारी 10 साल के बाद आती है, अच्छा, मेनोपॉज तक। इनके अंदर हार्मोनल बैलेंस कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है बॉडी के अंदर कि 10 साल तक प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन जो ही मेनोपॉज आ जाता है फिर में रेशो सेम है, फिर रिस्क सेम होता है, और फिर जब बीमारी निकलती है ज़्यादा खतरनाक होती है इनके अंदर। दुरुस्त, और वो स्टार्ट होता है 40-50 के बाद, क्योंकि जब पीरियड्स खवातीन के रुक जाते हैं उसके बाद उनका हार्ट जो है उसकी ड्यूरेशन है वो इंडिविजुअली वेरी करता है। अच्छा, मर्द जो मैं वही बात उससे रहाऊंगी जिस तरह जुनेद कह रहे हैं कि खवातीन दिल पर लेती नहीं है, हालांकि खवातीन की जो कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी है बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है कि उनका दिल ज़्यादा मजबूत होता हो, आसमान भी टूट पड़े तो वो कहते हैं ना कि वो बर्दाश्त कर जाती है। जो माँ एक औलाद पैदा करने की तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, फिर वो क्या कुछ और तैयार हो जाती है। बाकी तो यहाँ पर मैं अगर ये जानना चाहूँ कि जब मैं स्टेजेस की बात कर रही थी, तो मैंने आपसे
से जो आप इमरजेंसी की आप मेडिसिन कह रहे हैं कि ये 6 टैबलेट्स हैं, 6 से 8 टैबलेट्स ये आपको इमरजेंसी की सूरत में अपने बॉक्स में रखनी चाहिए, ताकि अगर आपको इस तरह की अलामात महसूस हो तो आप वो टैबलेट खा सकें और आप नॉर्मल हो सकें। ये स्टेज वाइजेज है, आपको किसी भी स्टेज पर ये काम आ जाएंगी? अगर आपको फर्स्ट स्टेज पे आप हैं और आपको कोई हार्ट की इस तरह का इशू पेश आ रहा है, या फिर आपका वो क्या होता है स्टड्स वगैरह डल चुके हुए हैं, उसके बाद भी ये काम आएंगी? देखिए, हार्ट का इशू जब एक दफ़ा आ जाता है तो फिर आपने लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी है। मैं अपनी बिजनेस कहता हूँ, अब ये आपकी खुराक का हिस्सा है। आप खाना खा रहे होते हैं, एक वाला दवाई का भी साथ लेना आप। नो इज़ फॉर लाइफ टाइम। जब जितनी ज़िंदगी लिखी हुई उन्होंने खानी, तो लिहाजा उससे पहले ही आपने बचाव करना है। वो बचाव के लिए फिर क्या क्या ऐसे एहतियाती तौर पे आप टेस्ट करवाते रहे हर 6 महीने, साल के अंदर 1-2 बार? ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा। देखिए, उसमें ये कि चूँकि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जी, लिहाजा हर बंदा जो कि 40 साल से इसकी उम्र ज़्यादा है उसको चाहिए कि साल में एक बार अपने बुनियादी टेस्ट लाजमी करवाएं। जिसमें क्या क्या है? जिसमें एक बुनियादी टेस्ट में शुगर, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, वो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, फास्टिंग लिपिड्स हम कहते हैं, ठीक है। अगर उनकी शुगर का कोई है ज़्यादा आ रही है तो HbA1c का टेस्ट वो करा लें, ECG करा लें, ठीक है। ECG करवा, और एक दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं वो भी करवा सकते हैं। लेकिन ये बेसिक टेस्ट जो है ना वो कम से कम एक ECG तो लाजमी कराए ना। कितने टाइम के बाद करवा लेने चाहिए? साल में एक बार? एनुअली साल में एक बार तो लाजमी होने चाहिए। 40 साल के बाद जो अफराद उनकी। अच्छा, ये 40 साल के बाद तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमने एक और चीज़ देखी डॉक्टर साहब, कोविड के बाद नौजवानों के अंदर ये रुझान बड़ा बढ़ गया, तो क्या कोई इसका भी ताल्लुक है कि जो वैक्सीनेशन हमें लगाई गई है उसके असरात आ रहे हैं? बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है कोविड की वजह से इटसेल्फ और कोविड की जो वैक्सीन है उसकी वजह से दोनों से दिल पे बहुत ज़्यादा जो ना हार्ट अटैक की अलामत बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि इसमें ये खून गाढ़ा करता है। अच्छा, ये गाढ़ा होगा पेशेंट तो खून का बहाव मुतासर होगा, उससे ये जो ना ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आई थी, जिससे खुदा न खास्ता किसी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है एक सिचुएशन जिसमें आपका जो फेफड़ों के खून में वो गाढ़ा हो जाता है, उस पर फेफड़े भी उससे काफ़ी फेफड़ों की पेचीदगियों में हार्ट अटैक भी एक थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, उसका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्थी लाइफस्टाइल है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या ऐसे बंदे को भी हार्ट अटैक आ सकता है? कोई और अलामात भी हो वजूहात भी हो सकती है? बिल्कुल आ सकता है। उसकी वजह अगर खुदा न खास्ता किसी के ब्लड के अंदर है जेनेटिक कॉज, उनकी फैमिली में रन कर रही है, तो फिर वो जितना मर्जी परहेज कर लें, वो एक डेस्टिनी है, रिस्क वो जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज़ अनकंट्रोलेबल रिस्पेक्ट। कंट्रोलेबल क्या है कि वो लाइफस्टाइल कंट्रोल, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, अपनी डाइट कंट्रोल कर सकता है। अरे जाते जाते बताइएगा, अगर किसी का दिल बार बार टूटा हो तो क्या उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है? देखिए, ऑब्वियसली डिप्रेशन इससे नंबर 1 का ये भी एक वजह इसकी बनती है। इसकी वजह से बाद में डिप्रेशन होता भी है और डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक भी होता है। तो ये सब बेसिकली ये डायरेक्टली इसका रिलेशन इसके साथ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मौजूद थे। और इन चीज़ों का एहतियात कीजिए, हेल्दी होना चाहिए, और कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं हर शख्स के पास होनी चाहिए इमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि पहले टेस्ट लाजमी करवाइए, 1 घंटा बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं स्टूडियो RM की, जो कि एक शानदार प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसकी क़यादत सदफ नईम और सौलत अजमल कर रही हैं। तो ये गैर मामूली नुमाइश है जनाब, जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुमताज़ फ़नकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म है नाज़रीन, और ये फ़नकार DNA के अखलाकी, फ़लसफ़ियाना और जमालियाती पहलुओं पर गौर करने की दावत देते हैं और हमें इसको इस कोड की गहराई में झांकने पर आमादा करते हैं कि जो दुनिया की वजूद की बुनियाद भी है। तो ये नुमाइश तख्लीकी मुकालमे को जन्म देने, तहरीक देने और मुतासर करने का वादा भी करती है। और दोनों फनकारों ने बीड़ा उठाया है लोगों को, नौजवान नस्ल को जगाने का। तो किस तरह से ये फ़न के ज़रिए हमारी नई जो यूथ है उसको जगाने का काम कर रहे हैं, और इनके प्रोजेक्ट का नाम है बियॉन्ड DNA। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सदफ नईम, डायरेक्टर RM, वेलकम टू शो कहेंगे आपको सदफ, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद सौलत अजमल, मुसन्निफ हैं, ये माहिर तालीम भी हैं, वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों गेस्ट को। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल आपसे सदफ जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। पहले भी आप शो में आई थी, आपने हमें बताया था अपने स्टूडियो के बारे में, किस तरह से फ़नकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और यहाँ पर उनको निखारता है मज़ीद। अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। पहले शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये बियॉन्ड DNA के नाम से है, जिसमें डिफरेंट आर्टिस्ट साथ एक काम अपनी एग्ज़िबिशन कर रहे हैं। सौलत अजमल और मैंने इसको जो है ना हेड किया इस प्रोजेक्ट को।
तो इसके अंदर जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि बेसिकली शनाख्त पे बात की जाए, जो आपकी एक नेचुरली जो एक डीएनए कोडिंग है, जो आपकी जेनेटिक्स हैं, उसकी एक शनाख्त होती है और फिर आप अपनी इस दुनिया में कैसे शनाख्त पैदा करते हैं। तो ये नाम किसका आइडिया था? बड़ा डिफरेंट नेम है और बड़ा ही क्लिक करने वाला नाम। क्लिक करने वाला नेम। बस ये हमारी पूरी टीम जो है वो उसका आइडिया था। अब डिस्कशन करके देन वी कम टू नो कि अच्छा ये, ताकि वो जिन आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी सलाहियतें भी निखर के सामने हैं, उनको भी एक्नॉलेजमेंट और रजिस्टर किया जा सके। सौरभ साहब, आप क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? कितनी पुरुमीद हैं? Niji, it was very well received, and thank you for having us on the show. It was very well received. It was great fun working on it क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो सारे सीनियर पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और ये फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 3 शोज़ हैं। पहला अभी लाहौर में खुला है, दूसरा इस्लामाबाद में खुलेगा सितंबर में और तीसरा दिसंबर में कराची में। अच्छा, फनकार भी हैं खुद भी, और फनपारे ऐसे होते हैं जो कि खुद अपनी एक ज़बान, अपने अंदर एक कहानी समोए हुए होते हैं और एक फ़नकार अपनी उस अपने आर्ट से वो बता सकता है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका आर्ट ही उसकी ज़बान होता है। तो किस तरह से इस जो आपका जो प्रोजेक्ट और आपकी नुमाइश इस वक्त जारी है उसके अंदर क्या क्या मैसेज दिया गया है, किस तरह से फ़नकारों ने अपने आप को उसके अंदर बयान किया है, थोड़ा सा अगर उसकी डिटेल आप शेयर कर सकें। बिल्कुल जी, हमारे कुछ आर्टिस्ट जो हैं, हर आर्टिस्ट की एक पहचान होती है जो उनके आर्ट वर्क्स जो हैं उनके थ्रू वो बताते हैं, जिसमें हर एक अपनी लाइफ स्टोरी होती है। आपका काम जो है वो आप से अलग नहीं होता। सो उसमें जो 2 हमारे काम हैं, एक सेल्फ पोर्ट्रेट है जो हमारी पहचान वैसे है जो हमारी शक्लें हैं, और दूसरा हमारा काम होता है जिसके अंदर जो वैसी हमारी पहचान होती है। सो कोई रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो अपना बयान करता है, कोई पर्सनल एस्पेक्ट है, किसी के डिस्प्लेसमेंट के जो हैं वो अपने लाइफ के सफ़र है जो वो अपने काम के अंदर बयान करते हैं। तो हर एक ने अपने अपने एंगल से बयान किया है। सो वो डीएनए जो है वो ट्रैवल हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो ये जो एग्जीबिशन है सदफ साहबा, एक तो ये बताएगा कि लाहौर में आपने बताया हो रही है, कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है और इसमें किस किस्म का आर्ट देखने वालों को मिलेगा जो शुरका होंगे? जी, इसमें 2D 3D दोनों किस्म के फ़नपारे हैं और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र्स भी इस शो का हिस्सा हैं। ये शो लग चुका हुआ है और एक और हफ़्ता इसके लिए है, तो मैं यही गुजारिश करूँगी। और इसमें कोई भी जा सकता है, आम जो शहरी हैं वो भी इसमें अंदर? जी बिल्कुल, ये पब्लिक के लिए है। ये जो भी जाना चाहे, जो भी आर्ट से महजूज़ होना चाहता है और देखना चाहता है तो वो इस पे जाके। अच्छा सदफ, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी मौजूद है, तो मौशरती बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। एक आर्टिस्ट होता है या एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, वो उसको अपनी ही नज़र से देख रहा होता है, उस सोसाइटी को या उस सीनरी को उसने अपनी तौर पर उसको पिक्चराइज़ करना होता है। आपने जो आपके साथ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, जब उनके अपने फ़नपारे देखें या पिक्चर्स जो उन्होंने कैप्चर किए आपने वो देखे, तो आपको क्या नज़र आया? क्या वो देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, किस एंगल से उन्होंने पाकिस्तान को डिस्क्राइब किया, अपनी ज़ात को किया, अपने मसाइल को किस तरह से उन्होंने उसके अंदर जो है वो उजागर किया? आई थिंक इसमें सबकी जो एक कॉमन एलिमेंट हमें नज़र आया वो एस्थेटिक्स हैं, कि एक ख़ास तरह के एस्थेटिक्स हैं जब आप ख़ुद को भी दिखा रहे हैं और आप अपने काम के थ्रू भी जब दिखा रहे हैं, किसी भी एस्पेक्ट पे बात करें, बेशक वो रिलीजियस हो या सोशल हो या जिस तरह सौलत ने कहा डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज़ हो, उसमें ख़ास तरह की एस्थेटिक्स है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम पे जहाँ हमारे इर्द गिर्द इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जो हिस्स है जो कि खूबसूरती की हिस्स है, तो ये मुझे लगता है एक कॉमन एलिमेंट है। अच्छा, इस एग्जीबिशन के अंदर से फ़नपारे ख़रीदे भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जीबिशन के अंदर ऐसे फ़नपारे भी देखने वाले को अच्छे लग जाते हैं जो वो चाहता है कि वो उसको अपने घर का हिस्सा बनाए। तो क्या फॉर सेल भी है ऐसे फ़नपारे? जी, सब कुछ जो है वो अब फॉर सेल है, क्योंकि हमारे ये एक पॉलिसी होती है कि आप जब काम बनाएं तो एक तो वो नया काम हो और वो पहले ना दिखावा हो, ताकि जब आप आएँ तो आपके लिए सबके लिए कोई नई चीज़ हो एंड देयर ऑल फॉर सेल। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि इंस्पिरेशन अगर मिलती है देखने वालों को, कोई काम पसंद आता है और जिस तरह ब्रेक में हम बात कर रहे थे, अगर कोई काम सीखना चाहता है, क्या उसकी भी कोई ऑप्शन है वहाँ पे कि काम सिखाया जाए और किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको मज़ीद ग्रूम किया जाए? जी एब्सोल्युटली, वहाँ पे अब सारे आर्टिस्ट हैं, हम लोग जो उनको हेड कर रहे हैं, स्टूडियो RM जो हैं, उनकी तो एक लेगेसी है, कई कितने डेकेड से जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं बिफोर द एंटर कॉलेज। बाकी हम दोनों प्रोफेसर्स भी हैं, वी बोथ टीच एट NCA राइट नाउ। सो उसमें आपको ऑब्वियसली वंस यू हैड योर बेसिक ट्रेनिंग, आप आगे आपको NCA में दाखिला अगर मिलता है या किसी आर्ट स्कूल में मिलता है, सो एक ट्रैजेक्टरी है, जो किसी को गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑल देयर। अरे वाह। और ये सिर्फ मकामी लोगों के लिए आपने बताया कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स प्लान्स क्या हैं,
इस्लामाबाद और उसके बाद किन किन शहरों में जाने का, अगर कोई ओवरसीज़ रब्ता करना चाहे तो वो किस प्लेटफॉर्म पर रब्ता कर? जी, इसमें ओवरसीज़ भी आर्टिस्ट हैं जो कि डिफरेंट डायस्पोरा से हैं। उसमें न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से अभी जो इस शो में वो इनका हिस्सा हैं। और जो हमारे मुस्तकबिल के भी जो शोज़ हैं उसमें भी देयर लाइक पाकिस्तान से भी आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के बाहर से भी। और लाहौर के बाद कहाँ जाने का इरादा जी, है? ये हमारा जो दूसरा शो है वो इस्लामाबाद में है और फिर इसी सीरीज़ का जो तीसरा शो है वो कराची में। ठीक, और उनकी डेट्स भी अगर आप अनाउंस करते हैं तो देखने वालों के लिए इजी हो जाएगा। और जिन्होंने जाना फिर है ऑनलाइन देखने के प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स जहाँ पे रब्ता किया जा सकता है उसको देखने के लिए हमारा स्टूडियो आरएम का एक ऑनलाइन पेज है तो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इस्लामाबाद में हमारा सितंबर में शो है और कराची में दिसंबर में इसी साल। इस्लामाबाद में तंजारा गैलरी में होगा और दिसंबर में सनत गैलरी में होगा। अरे वाह। सो उन गैलरीज को डायरेक्टली शोज प्लान हैं और इसके लिए फनकार काम अभी से करना शुरू हो चुके होंगे, जिनकी जो क्योंकि आप कह रही हैं कि हम हर बार सोचते हैं कुछ नया होना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट है जब उसकी पहचान बनती है तो वो कुछ नए फनकारों से ही बनती है, जो कि ऑलरेडी किसी ने देखे हुए हैं उनको तो जाहिर है ऑब्वियसली वो उतनी पजीराई नहीं मिलती है जितनी किसी नई चीज़ को मिलती है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का यहाँ पर आने का, और इसी तरह से आप चमकते रहिए, इसी तरह से काम करते रहिए, क्योंकि फ़न के ज़रिए जितना अच्छे से दूसरों को अपना मैसेज पहुँचाया जा सकता है इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं कुछ रंगों की कितने असरात होते हैं ये तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हमारी दुनिया में हज़ारों बरसों तक घूमने के बाद इंसानों को ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है, मगर साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक नया रंग बता दिया कि जी उसका वजूद है। बिल्कुल जी, जो ये नया रंग दरियाफ्त हुआ है ये हैरत अंगेज़ दावा अमेरिका में एक साइंसी तजुर्बे के बाद किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि लेज़र शुआओं को आंखों में फायर किया गया था और इस तरह उन अफराद की आंखों के वो इनफरादी खुलियात मुतहरक हुए जिनसे उनकी बेनयाई जो है वो कुदरती हद से भी आगे देखने की काबिल हो गई है। और वो लेज़र जब उनकी आंखों में डाला गया ना तो उसके बाद फाइनली उन्होंने वो नया रंग देख लिया है जी। और वो नया रंग जो है साइंसदानों ने नए रंग को ओलो का नाम दिया है। और ये ग्रीन ब्लू सा कलर है, मिक्सचर सा इसको कह सकते हैं आप। और पता नहीं लेकिन ये जो रंग है ये लेजर की मदद से ही देखा जा सकता है, वैसे आप इसको इंसानी आंख से नहीं देख सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं जी हमारा, क्योंकि रंगों का इस वक्त बात हो रही है, रंगों का ही हमारा रंगों के असरात भी बहुत होते हैं। इनके असरात क्या हैं और उनसे आप अपना डिप्रेशन खत्म कर सकते हैं, आप पुरसुकून रह सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को आप मजबूत बना सकते हैं, उसके अंदर जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ उनको दूर कर सकते हैं। जज्बात, मिजाज, दिमागी सेहत पर भी इसके असरात होते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू। ये एक तो नया कलर हम देख रहे हैं, लेज़र की मदद से देखा जा सकता है, इसके ऊपर आप समझते हैं कि वाकई ये तहकीक दुरुस्त है? और फिर कलर के असरात सेहत के ऊपर, मिजाज के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर, ये किस तरह मुमकिन होता है? ये एक पूरी साइंस है कलर्स की ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमोथेरेपी। अच्छा। या क्रोमोग्राफी। ओके। और इसके ज़रिए जो इलाज किया जाता है वो क्रोमोथेरेपी कहलाता है। ठीक। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है ना, उस पे हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी जी, वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे येलो कलर की हम बात कर लेते हैं। येलो जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द सन। ठीक है जी जी। और सन जो है इट्स अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। आप जब यूरोप में चले जाते हैं वहाँ पे बेशतर जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न देयर इज लेस सन। ठीक है। सन एक्सपोजर नहीं, सन एक्सपोजर, सूरज निकलता ही नहीं, 8-8 महीने जो है नजर नहीं आता, तो डिप्रेशन। अच्छा, अब येलो कलर जो है उसको कहा जाता है खुशी का रंग। ठीक है। इसी तरह ऑरेंज कलर जो है, पर्पल कलर जो है, ये गोल्ड कलर जो है, ये खुशी के रंग कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर ये पहने जाएं तो आप खुशी महसूस करेंगे, ठहराव महसूस करेंगे अपने मिजाज के अंदर भी, सुकून। पहनना तो एक चीज है ना, आप सिर्फ इस रंग को देखेंगे भी तो आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। मिसाल आपको दे देते हैं कि जैसे रेड कलर है, अब जो लोग लो एनर्जी लेवल्स को फेस करते हैं, मेरा चूँकि फील्ड एस्ट्रोलॉजी भी है, ठीक, तो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल ऑन डेली रूटीन के जिसके अंदर
कलर थेरेपी के ज़रिए उनको मैनेज किया जा रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम लोकली शो कर रहे हैं, अपनी यहाँ के अवाम के लिए शो कर रहे हैं, तो गाड़ियों का कलर लोग जो है वो समटाइम वो चूज़ कर लेते हैं जो उन्हें सूट नहीं करता, तो क्या सितारों के हिसाब से गाड़ियों का कलर भी चूज़ करना चाहिए? आपके बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए कि आपको काम, कूल, और बहुत सारे, जैसे हम रिलेशनशिप की भी बात कर रहे थे, मियाँ बीवी के झगड़े आपस में ख़त्म नहीं होते, तो उनके लिए क्या कलर होना चाहिए? बेडरूम का, गाड़ी का, उनके अपने मलबूसात का क्या कलर होना चाहिए? इसके अंदर ना, अगर यहाँ पे लोकली इसको देखा जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं दे विल कम अप विद एन ऑब्जेक्शन कि जी ये लोगों को आप वहम में डाल रहे हैं, ठीक है। रंग जो है इसका एम्फेसिस, इसके ऊपर एम्फेसाइज कुरान करीम में भी हुआ है। सूरह बकरा में जिस वक्त आप जाते हैं तो जब वो बनी इसराइल का किस्सा चल रहा होता है बछड़े वाला, जी जी जी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग कर रहे होते हैं, कभी कहते हैं अल्लाह से ये पूछ के आए, आप ये पूछ के आए, तो फिर एक जगह पे अल्टीमेटली वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप पूछ के आए कि बछड़े का रंग क्या होना चाहिए। देन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डिसाइड्स कि इसका रंग येलोइश होना चाहिए, यानी कलर को एम्फेसाइज कुदरत ने करके ये बताया है कि हाँ ये असरात है। अच्छा, अब आपने जो चीज़ पूछी है वो ये है, देखिए पसंद जो चीज़ आपको आ जाती है एट टाइम्स आपको वो काम भी कर जाती है, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे एक्लेमेटाइज्ड होते हैं कि मुझे ये चीज़ रास आएगी ही आएगी। गाड़ी की जैसे बात कर रहे हैं, लोगों को, कई लोगों को काले रंग की गाड़ी पसंद है। अब अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली मैच करने की कोशिश करें तो काला रंग, नेवी ब्लू कलर या ग्रेइश कलर जो है वो तो रिलेट करता है ज़ुहल के साथ, सैटर्न के साथ। यानी जो लोग एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हैं उनको काला रंग सूट करता है, वो ब्लैक गाड़ी खरीद सकते हैं, वो खरीद लें, उनके लिए अच्छा। यूजुअली मैं स्टार से अगर हटकर ये जानना चाहूँ तो बेडरूम का कलर किस तरह का होना चाहिए जिसमें आप पुरसुकून भी रह सकते हैं, आपको नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि बेडरूम आपका ऐसा होता है जिसमें आप काम, रिलैक्स और बिल्कुल आप सोने की पोजीशन में जाते हैं ना, तो किस तरह के कलर्स जो है वो बेडरूम्स के लिए अच्छे रहते हैं, लोगों को रखने चाहिए? और स्टार्स का भी अमल दखल है इसमें, उसको देखते हुए करें या अपने मिजाज के उसको बहुत रहनुमाई कीजिएगा। रेड कलर जो है ना, रेड कलर, अच्छा हमने कलर जो बेडरूम को देना है ना जी, कलर आप जो मर्जी देते हैं, सोते वक्त तो ये होता है ना कि आपकी आंखें बंद हैं जी, जो लाइट है वो आपको बेसिकली एनर्जाइज कर रही होती है, आपके जो सेल्स हैं उनको। लेकिन लाइट तो बंद करके सोएंगे हम, नहीं, आइज क्लोज में भी आपके उसकी रेज तो आती हैं। कई लोग जो हैं वो 0 वॉट का बल्ब लगा के सो रहे होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आप रेड कलर को इस्तेमाल करते हैं या ग्रीनिश कलर को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो एक बेहतर इम्पैक्ट, आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो पॉजिटिव एनर्जी, रेड तो वैसे भी ब्लड का कलर है इस वजह से, ठीक है, एनर्जी के साथ रिलेट करता है, एनर्जेटिक रखता है आपको। अच्छा, अब बेडरूम के अंदर आप एक अपना एक मखसूस वक्त सोने का गुजार के देन यू मूव आउट टू योर लिविंग रूम, तो लिविंग रूम का जो कलर है दैट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज आप ज़्यादा टाइम जो है वो लिविंग रूम के अंदर, और वो क्या होना चाहिए? वो आइसक्रीम कलर्स होने चाहिए, जैसे लाइट पर्पल कलर है ये होना चाहिए, और इसके बाद ये जिस तरह ग्रीनिश कलर है ये कलर होना चाहिए। ये ऐश वाइट सबसे कॉमन चलता है, ऐश वाइट कर लें आप, मगर वो वहाँ पे आइस ब्लू, ऐश वाइट, नहीं आइस ब्लू जो है दैट कैन गिव यू अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। ओके, आइस ब्लू ठंडक का एहसास, वो जो डिप्रेशन जो है वो आता है, यानी आप की मूवमेंट्स जो है वो स्लो हो जाती हैं। ब्लू का जो इफेक्ट आता है ना वो ये आता है, और दूसरा ये है कि जो आपको, अच्छा मैंने आइस ब्लू और जो पर्पल ब्लूश है उसके और वाइट कॉम्बिनेशन में अगर ड्राइंग रूम को तरतीब दिया है तो इसका मतलब वो डिप्रेशन का साइन है, उसको हटा देना, उसको कट डाउन कर रहा है वाइट कलर। सफ़ेद रंग जो है ब्लैक और वाइट हाँ या ना के रंग हैं, ठीक है, मतलब इट इज़ ईदर ब्लैक और वाइट। तो जो सफ़ेद और काले रंग की ताकत है वो बहुत सारे रंगों को डोमिनेट करती है, ठीक है, तो इसलिए अगर आप कौन से कलर से इज्तिनाब करना चाहिए, या कौन से कलर्स हैं जो नेगेटिव असरात डालते हैं, और क्या मुस्तकिल उन कलर्स का इस्तेमाल करने से वाकई आपकी शख्सियत के ऊपर उसके असरात भी आते हैं? दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टाइप, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो, अच्छा, हाउ डज इट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक कलर, ठीक है, वो भी देखना। तो ब्लड ग्रुप कॉमन जो है उसके साथ अगर आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस की भी रहनुमाई कर दीजिए, ए बी ओ जी, मैं ब्लड ग्रुप्स हैं, इनके साथ कौन से कलर्स सूट करते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, ए ग्रुप वाले जो हैं इनका ताल्लुक ज़्यादातर होता है कैप्रिकॉर्न के साथ। दुनिया में अगर हम देखते हैं ना कैप्रिकॉर्नियंस ज़्यादा हैं ए ग्रुप वाले, तो
इनको चाहिए कि ये जो सी ब्लू कलर है ना ये करें। ये जिस तरह आपने बात की है ना ओलो की, ये टर्कोइज कलर कहलाता है, यानी जिस तरह एक्वामरीन कलर जिस तरह होता है ठीक है, ये उस तरह का रंग है। ये जो ज़ुहुल कलर सी ग्रीन कलर की फैमिली में आ जाता है। टर्कोइज कह लें, एक्वामरीन कह लें, ये कलर इनके लिए ये बेहतर कलर है, ठीक है इनके लिए। और मैं आपसे भी बात कर रहा था ना, नॉर्मली लोग जब शादी वादी हो जाती है तो उसके बाद भी कंसल्टेशन ले रहे होते हैं, तो 4 ज़ोडिएक साइंस इस तरह के हैं जी कि जिनको बाय विर्गो और लियो का बता दें, अगर इसी तरह और भी मैच बीवी हैं जहां कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस तो इनको क्या पहनना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ जी, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस, 4 ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जिनको शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। कमिंग टू योर, अच्छा ये अक्सरियत को आएगी आप ये बता रहे हैं। इसकी रीज़न जो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है वो ये है कि ये स्क्वायर बनाते हैं, यानी स्क्वायर जो है एक अच्छा एस्पेक्ट नहीं समझा जाता एस्ट्रोलॉजी में। ये एक दूसरे से 4 घरों के फासले पे होते हैं, लाइक जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, वर्गो के बाद फिर आ जाता है लिब्रा, फिर आ जाता है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये फिर 4-4 घरों का फासला ठीक होता है। है। तो दे आर बॉर्न विद अ नेचुरल स्क्वायर विद ईच अदर। इनमें मसाला आएंगे तो हल फिर क्या है? हाँ, अगर हम रंग से हल लेना क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा। अल्लाह ताला ने हल करना है जी। बेशक। अगर हम जेमिनाई की बात करते हैं तो इनको चाहिए ये ग्रीनिश कलर के शेड्स में जाएं। ठीक है, मेल हैं या फीमेल हैं? जेमिनाई के लिए ग्रीन, जेमिनाई के लिए ग्रीन, ठीक है। ग्रोथ, अबंडेंस जी ठीक है, ठीक। और उसके बाद जिस वक्त हम आ जाएंगे वर्गो में, तो वर्गो वाले जो हैं दे कैन यूज ब्लू, दे कैन यूज येलो, दे कैन यूज मल्टी कलर्स एज वेल, 3 ऑप्शन अच्छा पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेजिटेरियस। हम कोशिश करेंगे कि आप मजीद आपको किसी दिन बुला के ज़हमत दें और कलर के हवाले से आपसे जानें। जितनी अभी रहनुमाई आप हमारी कर पाए हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली कलर थेरेपिस्ट मौजूद थे, और कलर्स के साथ अपनी बदल सकते हैं मिजाज, दिमागी सेहत और बहुत सारी आप चीज़ें आप अपनी बदल सकते हैं। आपको हम बताते हैं क्योंकि इस वक्त चौधरी अशरफ मौजूद हैं कराची लाहौर स्टेडियम में। अब लाहौर में मेला सजने जा रहा है तो हम उस तरफ चलेंगे। बिल्कुल, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आज मैच है और दीगर शहरों के बाद बिलाखिर PSL ने रुख किया है लाहौर, तो वहाँ कितनी गहमा गहमी है, कैसी तैयारियां? लाहौर कलंदर्स आज आमने सामने होने जा रहे हैं, तो आपसे जाने कि चौधरी अशरफ किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं, गहमा गहमी कितनी है और क्या स्टेडियम भरने की उम्मीद है आज? पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, और जहां पर रावलपिंडी में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, उसके बाद कराची और फिर मुल्तान, और अब लाहौर की बारी आ गई है। आज लाहौर में मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। कदाफ़ी स्टेडियम मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट के 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा, जिसमें फ़ाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। मेरा कैमरामैन अगर आप लोगों को दिखा सके तो चारों तरफ ये तमाम स्टेडियम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और यहाँ पर जो टीमें हैं उन्होंने भी लाहौर में आकर अपने डेरे डाल लिए हैं। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर 13 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम यहाँ पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। टीमों ने भी अपनी प्रैक्टिस के शेड्यूल यहाँ पर मुरतब कर लिए हैं, और कल यहाँ पर आज यानी कि जो मैच खेला जाएगा वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं अभी तक, क्योंकि टूर्नामेंट के जो मैचेस खेले गए हैं वो रावलपिंडी में खेले गए हैं, और उसके बाद कराची में 5 मैचेस की मेज़बानी की है। मुल्तान ने भी इसी तरह 5 मैचेस की मेज़बानी करनी है। 11 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में खेले जाने हैं। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेलने जाने हैं, जिसमें ना सिर्फ मुल्की खिलाड़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो गैर मुल्की खिलाड़ी उनकी भी बड़ी तादाद टीमों में शामिल है। ना सिर्फ शामिल है बल्कि परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब जो लाहौर का जो स्टेडियम है, ये वैसे तो चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस भी यहाँ पर हो चुके हैं। ICC वीमेन जो क्वालिफायर है वर्ल्ड कप का, वो उसके मैचेस भी यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन लाहौर में खेला जा रहा है, और इसके मैचेस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। यहाँ पर कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम यहाँ पर कामयाबियाँ समेटेगी, कौन सी टीम नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। जहाँ पर चौके और छक्के भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर विकेटें गिरती हुई भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर स्टेडियम की सूरत हाल हमें बता रहे थे कि आज पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स मदे मुकाबिल होंगे। देखते हैं कितना ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो भरपूर तादाद में आज लगता है कि लाहौर स्टेडियम का रुख करेंगे। बिल्कुल, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।